मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस में स्वागत करता हूं और बहुविकल्पी बनलीनियर प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला आपके लिए सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और दोस्तों ये आपको देखना वाला देखते जाएं, बस एक घंटे मात्र आप मेरी चैनल पर 80 मिनट दे दीजिए, आपका सारा शक दूर हो जाएगा, पूरा पेपर हल हो जाएगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। हम सीधा सीधा पढ़ेंगे, आप देखते जाएं। शिक्षा मनुष्य के जीवन की पूर्णता की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न दूसरा कहता है शिक्षा को किस रूप में संज्ञापित किया जा सकता है? तो शिक्षा को ज्ञान या विद्या के रूप में सत्यापित किया जा सकता है। शिक्षा को किस रूप में सत्यापित किया जा सकता है? अगला अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल चरण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही उचित है। यह उपयुक्त कथन किसने कहा था? यह कथन हमारे प्लेटो महोदय ने कहा था। इन्होंने कहा था भाई अज्ञान ही समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, अज्ञानी रहना की अपेक्षा जन्म न लेना ही उचित है। यह कथन किसका था? प्लेटो को था। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से मिलकर बना है? तो शिक्ष धातु से मिलकर बना है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। अगला देखते हैं मानव की उन्नति सभ्यता एवं ज्ञान विज्ञान की प्रगति का एकमात्र साधन क्या है? तो मानव की उन्नति का एकमात्र साधन शिक्षा। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? तो एजुकेशन शब्द की लैटिन भाषा के एडुकेशन शब्द से हुई, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। 8वां क्वेश्चन देखते हैं संक्षिप्त रूप से शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो संक्षिप्त रूप से शिक्षा का स्वरूप स्कूली शिक्षा को ही हम संक्षिप्त शिक्षा कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? वह शिक्षा जिसमें संक्षिप्त और व्यापक दोनों रूप निहित होते हैं, वही शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षा विकास की गतिशील प्रक्रिया। शिक्षा कैसी? विकास की गतिशील प्रक्रिया। दोस्तों अगला हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर चलते हैं और दूसरे पॉइंट में देखते हैं प्राथमिक शिक्षा कब आरंभ होती है? प्राथमिक शिक्षा जो बच्चे की वह जन्म से ही आरंभ हो जाती है और इसके बाद स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह कथन अरस्तु महोदय ने कहा था। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के विकास के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति उसके दायित्वों को सिखाना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। शिक्षा आयोग के द्वारा अपना प्रतिवेदन मानव एवं प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव के क्या क्या अपेक्षा करता है? तो वह कहता है शिक्षा आयोग जो उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम होना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हमारा कौन सा है? प्रोफेसर DS कोठारी का है, दौलत सिंह कोठारी का है। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। विचार किसका है? विचार स्वामी विवेकानंद का है। उद्देश्य का अर्थ बताइए। उद्देश्य एक पूर्वदर्शिक लक्ष्य जो किसी प्रक्रिया को संचालित करता है तो व्यवहार को प्रेरित करता है। शिक्षा के 2 सामान्य उद्देश्य बताइए दोस्तों। तो शिक्षा का पहला चरित्र का निर्माण करना, विकास करना उद्देश्य है। शारीरिक ज्ञान का उद्देश्य करना है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ से दोस्तों बनता है ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ऐसा आधार है जिसमें मानव, समाज, धर्म, राष्ट्रीय संस्कृति आदि में उन्नति संभव होती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम इस सूक्ति का स्पष्ट अर्थ कीजिए। शिक्षा द्वारा केवल नागरिकता का विकास धर्म होता है, परंतु नागरिकता में केवल राष्ट्रीयता की भावना का विकास ही शिक्षा है। राष्ट्रीयता का विकास ही शिक्षा है, देना उचित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना भी शिक्षा है। जिससे वसुधैव कुटुंबकम पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं। हम सभी देशों को मिलकर रहना चाहिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को पढ़ने के लिए हम जानते हैं शिक्षा के किस उद्देश्य के अनुमति व्यक्ति के उच्चतम विकास की आत्मज्ञान पर बल देता है? तो आदर्शवाद होता है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास करना ही आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य था। चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की? तो चरित्र निर्माण को शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में यह हमारे महात्मा गांधी ने दिया। और इसके साथ साथ हम देखते हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बागले व DUV के आंसर सामाजिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक कुशलता ही है। शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा के व्यक्ति और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज कल्याण के लिए। यह कथन किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह। यह कथन किसका? बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। यह कथन रूसो का है दोस्तों। और परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय। यह कथन पेस्टोलॉजी ने कहा था। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। यह कथन किसने कहा था? रूसो ने कहा था। और परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है तथा बालक का प्रथम विद्यालय पेस्टोलॉजी महोदय ने कहा था। दोस्तों आगे हम बात करते हैं
संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार का वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। एडिसन महोदय ने कहा था औपचारिक शिक्षा किस प्रकार का साधन है? औपचारिक शिक्षा का वह साधन जिससे बालक नियंत्रित शिक्षा देने का कार्य करता है। मतलब औपचारिक शिक्षा बालक को नियंत्रण के अनुसार दी जाती है। औपचारिक शिक्षा का दोस्तों आगे देखते हैं, औपचारिक शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए? यह शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है जो औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। इसका उद्देश्य बालक की परीक्षा उत्तीर्ण कराकर प्रमाण पत्र कराना है। और औपचारिक शिक्षा जो एक निश्चित समय में दी जाती है। औपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र विद्यालय होता है। औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित समय होता है, इसमें प्रमाण पत्र, डिप्लोमा वगैरह दिए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा है। आगे दोस्तों हम अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता की बात करते हैं। इसका उदाहरण बालक को परीक्षा उत्तीर्ण कराकर प्रमाण पत्र देना प्राप्त नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा बालक द्वारा उन सभी प्रभाव ग्रहण करता है जो अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतः विकसित करता है। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में यह कथन दोस्तों किसने कहा है, देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में कहा, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा बालक द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और अपनी प्रकृति को उत्तेजित कर पूर्णतः विकसित करना सिखाती है। परिभाषा जे.एम. रॉस की है दोस्तों। आगे देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें बालक अपने अनुभव के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है? दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना ही दूरस्थ शिक्षा है। इग्नो से बड़ा उदाहरण इसका कुछ हो नहीं सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित है? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक रूप प्रचलित है। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? तो औपचारिक साधन परिवार नहीं होता। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं? परिवार है, समाज है, धर्म है, समुदाय, राज्य है, चलचित्र हैं, टीवी हैं। इनके द्वारा अनौपचारिक रूप से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यही दूरस्थ शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बनाई गई है। औपचारिक शिक्षा, देखते हैं अगला प्रश्न। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। विचार किसने दिया था? शिक्षा शास्त्री का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के बालकों को अधिक दबाव डाला गया? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है? समय और साधन का बड़ा महत्व होता है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चूड़ाकर्म संस्कार किस अवस्था में होता है? 5 वर्ष की अवस्था में होता है दोस्तों। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चे को गुरु के पास ले जाना उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध शिक्षा क्या है? बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। बौद्धकालीन शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तक्षशिला उस समय प्रमुख केंद्र था दोस्तों। और बौद्ध शिक्षा की आरंभ किस आयु से होती थी? 8 वर्ष की आयु होती थी। मक्तब क्या है? मक्तब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होते थे। मक्तब में प्रवेश की आयु कितनी होती थी? 4 से 5 वर्ष में होती थी। और मक्तब में प्रवेश करने के लिए बिस्मिल्लाह सरकार 4 वर्ष संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की उम्र में कराया जाता था। उसके बाद मक्तब में भेजा जाता था। मक्तब का अर्थ तो होता था जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाए। मक्तब में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा थी। वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यह पहला ऐसा शिक्षा कार्ड था जिससे भारतीयों की शिक्षा के बारे में उन्होंने सोचा। अगला है आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट महोदय को कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा पूर्ण की जाती थी। देखो दोस्तों, तो देखा सेकंड पेपर हल कर रहे, फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज के हम प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। फिर भी हमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की लगातार प्रश्न मिल रहे हैं। ऐसा ही होगा आपके पेपर में भी। आगे देखते हैं, बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार कराया गया था? जिस प्रकार से उपनयन संस्कार होता था उसमें बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, इसी प्रकार इनमें प्रवज्जा संस्कार होता था। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा संबंधित होती थी वेदों से। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती थी बाल्यावस्था में। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन पर आधारित होती थी? आदर्शवाद पर आधारित होती थी। मदरसा का संबंध किससे होता था? उच्च शिक्षा से होता था। मक्तब का संबंध हमारा कैसा होता था? वह प्राथमिक शिक्षा से होता था। अगला देखते हैं, वैदिक शिक्षा का संस्कार किया जाता, उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी राष्ट्रकुलों में। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या होता था? फारसी होता था। मदरसों में और मकतबों में दोनों जगह फारसी ही होता था। वुड का आज्ञा पत्र का प्रसाद हुआ था तो 19 जुलाई 1854 को वुड का आज्ञा पत्र आया। दोस्तों निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। कब दिया था? 2 फरवरी 1835 में दिया था। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? अगला प्रश्न यही है, 1935 में दिया, 1835 में दिया था। दोस्तों यहाँ सुधार लीजिए, 1835 होगा। राधा कृष्णन आयोग की संशोधित संबंधित थी, उच्च शिक्षा से थी। डॉक्टर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया था दोस्तों? तो 1948 से 49 में आया था। मैंने आपसे कहा था, आप सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप सुने बस।
डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1849 में हुई थी। क्योंकि अच्छा क्यों की गई थी? तो क्यों की गई थी? मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या था? मुदालिर कमीशन आयोग था। मुदालिर आयोग क्यों रखा गया था? क्योंकि प्रोफेसर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सन 1964 में किस आयोग का गठन किया गया था? कोठारी आयोग का गठन किया गया था। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में संशोधित किस सन में की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन 1992 में किया गया था और इसका संशोधन राममूर्ति समिति जो 1990-91 में गठित की गई थी उसके द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आध्यात्मिक शक्ति से हुई है। आत्मिष्ट आदर्शवाद के जनक कौन थे? बर्कले थे। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन थे दोस्तों? कांट थे। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन थे? हीगल थे। नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन थे? प्लेटो थे। अगला देखते हैं, किस आदर्शवाद ने सत्यम शिवम सुंदरम की जीवन के शाश्वत मूल्यों को आदर्श के रूप में व्यक्त किया है? प्लेटो ने किया है। जो यह कौन थे? एक आदर्शवादी थे। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया? विचारों को महत्व दिया गया। क्योंकि आदर्शवादी कहते थे जिस प्रकार से पेट्रो महोदय ने इसमें कथन कहा है, जिस प्रकार भौतिकवादी पदार्थ में संसार को देखते हैं उसी प्रकार आदर्शवादी मन में संसार को देखते हैं। दोस्तों अगला देखते हैं, आदर्शवादी दार्शनिक बेकिंग ने शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? तो इन्होंने 2 उद्देश्य बताए। प्रश्न शिक्षा विधि के जनक कौन थे? सुकरात थे। सम्मान विधि के जनक कौन थे? प्लेटो थे। निगमन आगमन विधि के जनक कौन थे? अरस्तु थे। वाद विवाद विधि के जनक कौन थे? तो भारतीय आदर्शवादी थे। निर्देशन विधि के जनक दोस्तों कौन थे? हमारे हर्बार्ट थे। तर्क विधि के जनक हमारे हीगल थे। खेल विधि के जनक फ्रॉबेल थे। अभ्यास एवं आवृत्ति की विधि के जनक पेस्टोलॉजी थे। किस दार्शनिक ने कहा था अध्यापक का सही चरित्र आध्यात्मिक प्रतीक है? तो यह जेंटिल महोदय ने कहा था अध्यापक का सही चरित्र आध्यात्मिक प्रतीक है। जेंटिल महोदय ने कहा था। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति ही उद्देश्य है। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां होती हैं? 8 विधियां होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक पोषित करता है? आदर्शवाद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है प्रगतिवादी के रूप में। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में होता है? उद्देश्य में होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्लेटो, सुकरात, वांट, हीगल, बर्कले। देखो मैंने आदर्शवाद के ही सारे बहुविकल्पी प्रश्न एक साथ आपको दे दिए दोस्तों। आगे देखते हैं, वास्तविक संसार भौतिक संसार है, यह किस सिद्धांत का मानना है? प्रकृतिवाद सिद्धांत का मानना है। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृतिवाद किस ज्ञान को उचित मानता है? प्रकृतिवाद वैज्ञानिक ज्ञान को। देखो यहाँ 3 क्वेश्चन। वास्तविक संसार भौतिक संसार है, यह प्रकृतिवादी का सिद्धांत है। प्रकृतिवाद दूसरे को किस नाम से जानता है? भौतिकवाद से जानता है। प्रकृतिवाद किस ज्ञान को उचित मानता है? तो वैज्ञानिक ज्ञान को उचित मानता है। प्रकृतिवाद किसे अंतिम सत्य मानता है? पदार्थ को अंतिम सत्य मानता है। दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 पे पहुंच गए। मैंने 150 प्रश्नों की श्रृंखला कही है और अभी तो आपको पार्टी शुरू हुई है। और देखते हैं दोस्तों, अभी मात्र पन्ने आगे प्रश्न कर लेते हैं। 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। प्रकृतिवादी किसके अस्तित्व के प्रति आस्था नहीं रखते हैं? समाज के प्रति अस्तित्व को नहीं मानते हैं। प्रकृतिवादी में किसको गौण स्थान प्रदान किया गया? शिक्षक को गौण स्थान प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं, माफ कीजिए, प्रकृतिवादी में गौण स्थान बालक को प्रदान किया गया, शिक्षक को नहीं होता है यहाँ पर। प्रकृतिवादी में किस ज्ञान का विरोध किया गया? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया। प्रकृतियों के अनुसार बालक का केंद्र बिंदु कौन? शिक्षा केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है। किसी भी शिक्षा किसी भी चीज के केंद्र बिंदु को ही गौण कहा जाता है। तो यहाँ आप शिक्षक की जगह बालक करिएगा। क्या करिएगा? बालक करिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, किस दार्शनिक ने सामाजिक संस्थाओं का विरोध किया? रूसो ने किया। रूसो की तो भाई बात ही अलग है, कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। प्रकृतिवादियों ने सीखने की सबसे उचित विधि क्या बताई? खेल विधि बताई। प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? मुक्त्यात्मक होना चाहिए, कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए। प्रकृतिवादियों ने सीखने की किस विधि पर? चौक एवं टॉक विधि पर बल दिया। वो माफ कीजिए, प्रकृतिवादियों ने सीखने की किस विधि का विरोध किया? चौक एंड टॉक विधि का विरोध किया। दोस्तों और आगे हम देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे होता है। किसने कहा था? रूसो महोदय ने कहा था। प्रकृतिवादियों के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? भौतिक संपन्नता की प्राप्ति करना ही प्रकृतिवादियों का वह सर्वोच्च लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या था? मूल प्रवृत्तियां शिक्षा का आधार था। प्रकृतिवादियों ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? इन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि मतलब खोज विधि को जन्म दिया। आगे बात देते हैं, प्रकृतिवाद ने ज्ञान की
प्राप्ति के लिए ज्ञान की इंद्रियों को आवश्यक माना। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया? इन्होंने आत्मा परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया। प्रकृतिवादी के कितने रूप बताए गए? 3 रूप बताए गए दोस्तों। आगे हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, वह प्रकृतिवादी होते हैं। प्रकृतिवादी कहते हैं भाई हमें कोई पाठ्यक्रम चाहिए, आप ऐसी शिक्षा लीजिए। निम्नलिखित में प्रकृतिवादी के संस्थापक कौन है? रूसो हैं। प्रकृतिवाद को शिक्षा के चरमोत्कर्ष पर कौन ले गया? मतलब प्रकृतिवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया? तो रूसो ने दिया दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा, शिक्षा विधि में रहा, शिक्षा विधि में रहा। प्रकृतिवाद में निम्नलिखित में कौन से प्रकृतिवादी? स्पेंसर है। कोई ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन का डायरेक्ट आंसर लिखा गया है यहाँ पर। कौन सा दर्शन परंपरा एवं मान्यताओं का विरोधी है? तो प्रयोजनवादी दर्शन। जो प्रयोजनवादी हैं वह है परंपराओं मान्यताओं को नहीं मानते हैं। प्रयोजनवाद किसे अस्वीकार नहीं करता? प्रयोजनवाद कहता है कि भाई निश्चित अथवा शाश्वत सत्ता आदि सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, या किसको? भाई निश्चित तथा शाश्वत सत्ता को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो प्रयोजनवाद भी ईश्वरीय सत्ता को क्या नहीं करता? स्वीकार नहीं करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार किस सिद्धांत की कसौटी पर खड़ा उतरता है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रयोजनवाद व्यक्ति की किस इकाई के रूप में स्वीकार करता है? तो प्रयोजनवाद व्यक्ति को सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर बदल गए हैं, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी शिक्षा कौन सी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता। तो ध्यान रखना, प्रयोजनवाद ईश्वरीय आस्था में संबंध नहीं रखता है। तिवारी जी अपना काम करें, उसमें बाद में और डीपी पियर्स जेम्स किलपैट्रिक किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो डीपी पियर्स जेम्स किलपैट्रिक प्रयोजनवादी हैं। तो प्रयोजनवादी कौन कौन है? डीपी पियर्स हैं, जेम्स हैं, किलपैट्रिक हैं। आगे देखते हैं, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो यह किसको जाना? प्रयोजनवाद को ही जाना जाता है। पैरमाटिज्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं मनोवृत्ति है? जेम्स के अनुसार। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? समाज की होती है। प्रयोजनवाद के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। प्रयोजनवाद के मुख्य रूप से कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कौन सा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बालक का सामाजिकरण। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी? किलपैट्रिक महोदय ने की थी। अनुशासन के तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? प्रयोजनवाद में बताए गए हैं दोस्तों। देखो हम कितने शीघ्र अति चल रहे हैं, और लगभग हमें इतना ही और चलना है जितना चलाए हैं। व्यवहारवाद किसका विरोध करता है? तो आध्यात्मिक मूल्यों का विरोध करता है। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब, कहाँ, किस रचना के लिए, कब और किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? टैगोर जी को सन 1913 में गीतांजलि के लिए रचना का नोबेल पुरस्कार दिया। वहाँ पर देख लीजिए आप। विश्व भारती की रचना टैगोर जी की किस वर्ष में आई? 6 मई 1922 को आई। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष हुआ? 6 मई 1861 का हुआ। गिजुबाई का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो गिजुबाई बघेल का जन्म 1885 में सौराष्ट्र के चित्तल गांव में हुआ। गिजुबाई का शिक्षक के प्रति प्रमुख विचार क्या था? तो गिजुबाई का मानना था कि शिक्षक बालक का मार्गदर्शक है, उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। गिजुबाई का प्रमुख रचना का नाम बताइए भाई। इन्होंने दिवास्वप्न नामक इनकी प्रमुख रचना थी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। गांधी जी का उपनाम क्या था? राष्ट्रपिता था। गांधी जी का शिक्षा के विषय में प्रमुख विचार बताइए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य बालक और मानव शरीर मस्तिष्क को आत्मा श्रेष्ठता को समतल रूप से बाहर निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री का आश्रम स्थापित है? तो अरविंद घोष का है। शिक्षा से मेरा बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास करें, यह कथन महात्मा गांधी ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक, ये पुस्तक बहुत जरूरी है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अविद्या का नारा और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की गई थी। यह किसने कहा था? यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 1901 में शामिल निकेतन
शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, यह बोलपुर में कहा गया था। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर हुए। शिक्षक दिवस किन शिक्षक साथियों के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन के। गिजुभाई बघेल का जन्म स्थान कब हुआ था? तो चित्तल महाराष्ट्र में। गिजुभाई बघेल का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1885 में। गिजुभाई बघेल ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? तो 14 पुस्तकें गिजुभाई बघेल ने शिक्षा संबंधी लिखी। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षा पद्धतियों पर बल दिया? 4 पर। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने ली? तो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक हमारी गिजुभाई बघेल ने लिखी। यह पुस्तक काफी बार पूछी जा चुकी है। शिक्षण में आत्मा, उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास और चिंतन का समावेशन विभिन्न पद्धतियों को उपनाम किस शिक्षाविद में बल दिया? राधाकृष्णन ने दिया। प्रसिद्ध शिक्षा साथी प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ? 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। अगला, प्लेटो की रचनाओं के नाम बताइए। तो द रिपब्लिक और द ताज इनकी मेन रचनाएं हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठ वस्तु है जिससे मनुष्य के सर्वोत्तम मनुष्य की प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इन्होंने कहा था प्लेटो महोदय ने, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सर्वोत्तम मनुष्य की प्राप्ति हो सकती है। रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा में हुआ था। रूसो के अनुसार शिक्षा क्या होती है? तो सच्ची शिक्षा वह है, रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्तियों के अंदर से स्फुटित होती है और वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों का अभिव्यक्त करती है। प्रसिद्ध शिक्षा साथी जॉन डीवी का जन्म 1869 में हुआ था। डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? तो मनोविज्ञान और सामाजिक 2 अंग होते हैं। फ्रॉवेल का जन्म। मॉन्टेसरी के अनुसार मतानुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मारिया मॉन्टेसरी, बालक के जीवन के स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहायता को ही शिक्षा समझा जाना चाहिए। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मारिया मॉन्टेसरी ने मंदबुद्धि और असाधारण बालकों की शिक्षा पर जोर दिया। दोस्तों, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण हो। विद्यालय प्रकृति की गोद में हो, स्वतंत्र एवं खुला वातावरण हो, यह कथन रूसो का प्रमुख कथन है। इसको देख लीजिए। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षा सहजता से पढ़ाने की वकालत करनी चाहिए। जॉन डीवी महोदय ने कहा। मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? फ्रॉवेल थे। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते थे फ्रॉवेल। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था। प्रकृति के स्वामी की ओर लौट चलो। हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। इन्होंने कहा भाई, प्रकृति के स्वामी की ओर जो वस्तु होती है, स्वामी के पास जो वस्तु होती है वह सब सुंदर होती है पर मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती हैं। यह कथन दोस्तों रूसो का था। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधशाला और शिक्षक को मालिक कहा, यह फ्रॉवेल ने कहा। मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो 3 भागों में विभक्त किया गया। शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों, गुणों को सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला है। समाज क्या है? समाज स्वयं एक संघ व संगठन है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं। आदर्शवादी समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? आध्यात्मिक था। दोस्तों, आगे बात करते हैं जो हमारी है शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, मैं कई बार ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है, समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। यह समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति है। दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं घर पर ही बालक की शिक्षा की सर्वोत्तम स्थान है। यह सत्य कथन है। माताएं आदर्श अध्यापिका हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक शिक्षा है। यह फ्रॉवेल महोदय ने कहा था। बालक की शिक्षा का प्रारंभ परिवार या घर से ही होता है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, मतलब घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम विद्यालय और बालक प्रथम घर है। यह कथन हमारे किसने कहा था? पेस्टलोजी महोदय ने कहा था। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ मतलब यदि सम्मिलित परिवार टूट जाए तो विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यह बिल्कुल सही है, कथन है। अगला देखते हैं दोस्तों। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, यह भी कथन सत्य है। शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? तो बालक का भावात्मक विकास करना ही घर का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसका था? बोगार्ट्स का था। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण का क्या होना चाहिए? जिसमें वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, ऐसा ही परिवार सुखद परिवार कहलाता है। परिवार, घर और शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, खेल द्वारा शिक्षा देना, या इनके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। विद्यालय, घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? विद्यालय जो अच्छे कथन है, सत्य है। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को, मतलब विद्यालय जो है वह घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। अगला कोटेशन है।
नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह कथन हमारे टीपी नन ने कहा था। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। विद्यालय का अनौपचारिक कार्यक्षेत्र निर्माण व आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना, यह कथन भी सत्य है। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? तो संरक्षण कार्य है, प्रगतिशील कार्य है, निष्पक्ष कार्य है। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की उन्नति, अगले छोड़ते चलो। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, यह सत्य है। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन है। निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य? विद्यालयों की स्थापना कराना, शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था कराना, निश्चित स्तर तक अनिवार्य बनाना है। कौन से कार्य राज्य के शैक्षिक कार्य हैं? तो विद्यालयों की स्थापना कराना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना और निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना है। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं, ये बिल्कुल कथन है। हमने बोला था यह केंद्र सरकारी योजना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और निश्चित है इसमें राज्य का कुछ ना कुछ सहयोग होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, और हमारे 3-4 पेज मतलब 10-15 ऑप्शन और बचे हैं। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, यह कथन भी क्या है? सत्य है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की, यह कथन भी सत्य है। संसार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है टेप रिकॉर्डर। अच्छा, संचार साधनों में संचार लिखना चाहिए था, यहाँ संचार होगा भाई, संचार। देखो भाई, ये संचार होगा, संचार साधन है। कौन? टेप रिकॉर्डर अलग है। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क के कितने बिंदु थे? 194 थे। मनुष्य में मूल्यों के विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार में। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? मुंबई एवं कलकत्ता से हुई थी रेडियो प्रसारण की शुरुआत। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन क्या है भाई? सामाजिक ढांचे को बदलना ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन की यह विशेषता एक होती है कि यह सार्वभौमिक होता है। सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले 2 प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। एक होता है नवीनता का भय, भाई सामाजिक परिवर्तन है तो निश्चित नई नई चीजें आएंगी, जैसे कि अंतरजातीय विवाह होने लगे, नया परिवर्तन है तो डर तो लगेगा। और सांस्कृतिक जड़ता। अगला देखते हैं सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा लिखिए। सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संसाधनों में है, भाई नीचे दिख रही है आप लोगों को, ये है सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संसाधनों से है जो सामाजिक संरचना और ढांचे में हुआ है बच्चे के। चलो विद्यालय का अर्थ बताइए। विद्यालय वह स्थान है जहां शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का वांछित दिशा में विकास हो, मतलब भाई बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वांछित दिशा में विकास हो। दोस्तों अगला हम देखते हैं समुदाय का अर्थ बताइए। समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन में जुड़े सभी पहलू आ सकते हैं। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाना है तो सशक्त संबंध होने चाहिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है भाई? शिक्षा की किसी निश्चित स्तर तक सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो, यही शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। इसमें किसी भी जाति लिंग भेदभाव के आधार पर शिक्षा ना देना, इसमें कहा गया भाई कोई भी किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, उसको शिक्षा दी जाएगी। अगला देखते हैं शैक्षिक अवसरों में असमानता का मुख्य सत्य क्या है? इसका अवसरों में असमानता का मुख्य सत्य निर्धनता है। व्यवसायीकरण क्या है? व्यवसायीकरण के अभाव में मानव समाज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में असमर्थ रहता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत श्रमों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की कब घोषित की गई? 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित की गई। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का मुख्य उपाय क्या है? यौन शिक्षा देनी चाहिए, मतलब यौन शिक्षा जो हमारे भारत देश में नहीं दी जाती है, बच्चों को यौन शिक्षा से संबंधित जानकारियां दी जानी चाहिए, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह की, सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति ना कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। दोस्तों देखते हैं प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास ही कारण है। पर्यावरण परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा है। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया। ऊर्जा के प्रमुख 2 संसाधन, एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होता है, एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन होता है। जल संरक्षण क्या है? लिख लोगे। भूमंडलीय तापवृद्धि में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण गरीबी उन्मूलन व संतुलित विकास की एक अनिवार्य शर्त है। भूमंडलीकरण गरीबी उन्मूलन व संतुलित विकास की एक अनिवार्य शर्त है। अगला प्रश्न देखते हैं जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? 1969 में। शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना का कार्यक्रम का तात्पर्य है? शिक्षा का सार्वभौमिक प्रत्येक बालक तक पहुंचाना ही चाहिए। अगला देखते हैं
एक निश्चित आय स्तर से कम आयु स्तर के बालकों को घरेलू काम कराना कहलाता है। घरेलू काम यदि कराते हैं तो वह बाल श्रम कहलाता है। अगला देखते हैं, विद्यालयों में सभी को एक साथ रहना, सबके साथ समान व्यवहार करना, सभी के बीच एकता बनाए रखना ही क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है। इसलिए विद्यालयों में ड्रेस चलाई जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई कौन गरीब का बच्चा है, कौन अमीर का बच्चा। और मेरे हिसाब से गरीबी दिल से होती है, रुपए पैसों से नहीं होती है। दोस्तों, विद्यालय समाज के सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव कार्य व्यवहार, इसे क्या कहते हैं? लैंगिक समानता कहते हैं। टीटी सीटेट के दोनों क्वेश्चन हैं। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। अगला है, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो पिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को शिक्षा देने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा अनुच्छेद 45 में, वो माफ कीजिए 46 में, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा, 45 इतनी रट गई है कि उसी का नाम निकलता है। पब्लिक स्कूलों में विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वयन की जिस क्षेत्र में है वह शिक्षा अवसरों की समानता होती है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सुविधा क्या होती है? सुलभ बनाना। आगे देखते हैं, भारत में जनसंख्या शिक्षा का आरंभ किस प्रदेश में हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शुल्क का धारा। अच्छा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में। अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करें। अगला दोस्तों देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे मूल्य कहलाते हैं? वैश्विक। एनसीईआरटी को कितने मूल्यों को स्वीकार किया? 83 मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? यह हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था। मूल्यों के विकास के संबंध में किस पक्ष में होता? भावात्मक होता। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? टीवी का है। राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर होती है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध भावनाएं एक दूसरे के पूरक। निम्नलिखित, एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध भावना है एक दूसरे पूरक। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता, यही भारतीय एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है? भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। दोस्तों, अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही सबसे अच्छी राष्ट्रीय सद्भावना के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कुछ नहीं दोस्तों, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। और एक के सक्सेस आपका लोगो दिख रहा है आपको। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। दोस्तों, मैंने कहा था जैसे कि आपको 1 लीनियर देंगे, आपको दे दिया। अब प्रीवियस ईयर पेपरों के साथ तत्काल इस वीडियो के मिलने के ज़्यादा 30 मिनट बाद आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।